गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते। स्टोरी तुम्हें जरूरत नहीं होती किसी की। प्री कैप, दिस इज स्वीट पॉइजन विच विल किल यू स्लोली मेरी जान। दिल्ली, जिंदल विला। रात का वक्त। पनाह दरवाजे पर खड़ी हैरानी से कमरे के अंदर देख रही थी। आज कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी और आर्यमन कॉफी टेबल के पास जमीन पर बिछे कॉर्पोरेट पर बैठा मोमबत्तियां जला रहा था, जो पूरे कॉफी टेबल पर रखी हुई थी। उनकी ही रोशनी थी बस कमरे में। पनाह दरवाजे पर खड़ी धीरे से बोली, आर्यमन, ये आप क्या कर रहे हैं? आर्यमन ने उसकी आवाज सुन सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। पनाह और ज्यादा हैरान रह गई। आज पहली बार आर्यमन उसे देखकर मुस्कुराया था। आर्यमन ने अपना हाथ पनाह की तरफ बढ़ाकर उसे अंदर आने का इशारा किया तो पनाह अंदर चली आई। उसके अंदर आते ही आर्यमन खड़ा हुआ और उन मोमबत्तियों को दिखाते हुए बोला, रोशनी देती है ये, कितनी खूबसूरत लगती है ना। पनाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप आर्यमन को देख रही थी और वो आगे बोला, पर देखो, क्या फायदा इनके खूबसूरत होने का, आखिर में खत्म तो यही होती है ना। देखो कैसे पिघल रही है, पल पल जल रही है। पनाह अब भी उसे देख रही थी और आर्यमन उन मोमबत्तियों को। पनाह ने अब जाकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आर्यमन, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइट्स क्यों ऑफ की है? और ये मोमबत्तियां? क्या? वो कुछ बोल ही रही थी कि आर्यमन ने एकदम से उसके होठों पर उंगली रख दी। पनाह की धड़कनें एकाएक बढ़ गई। उसने अपनी नजरें उठाकर आर्यमन को देखा। उस रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था और वो पनाह को देखते हुए बोला, कल जल्दी उठकर खाना बनाकर मुझे दवाई देकर जल्दी ऑफिस जाना है ना तुम्हें? पनाह ने हाँ में सिर हिलाया तो आर्यमन मुस्कुराकर बोला, कैसा हो अगर तुम पूरी रात सो ही ना पाओ तो। पनाह को कुछ समझ नहीं आया। वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी और एकदम से उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत उन मोमबत्तियों की तरफ देखा। इनसे आती ये खुशबू, ये मदहोश कर देने वाली थी। पनाह ने जल्दी से आर्यमन की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए 2 कदम पीछे लिए। पर इससे आगे वो जाती उससे पहले ही आर्यमन ने एकदम से उसका आर्म पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें जरूरत नहीं होती क्या किसी की? जवान हो, शादीशुदा हो, दिक्कत क्या है? उद्धरण चिन्ह। बेचारी पनाह, उसे पहले ही समझ जाना था कि आर्यमन के दिमाग में क्या चल रहा था। वो आर्यमन की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आर्यमन, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज छोड़िए मुझे, आर्यमन प्लीज। पर आर्यमन ने उसे छोड़ने की बजाय उसके दोनों आर्म्स को पकड़कर उसे अपने और ज्यादा करीब कर लिया और पनाह के चेहरे पर अपने होठों को फेरने लगा। पनाह ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यमन उसके चेहरे पर अपनी नोज को फेरते हुए उसके कान के पास चेहरा ले जाकर बोला, दिस इज स्वीट पॉइजन विच विल किल यू स्लोली मेरी जान। और सच में ये स्वीट पॉइजन की तरह ही काम कर रहा था। पनाह का शरीर उन कैंडल्स की फ्रेग्रेंस की वजह से अपने ही बस में नहीं था। उसने धीरे से आर्यमन के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आर्या, नो, प्लीज नो। और आर्यमन ने उसके कान को धीरे से चूम लिया और उसके येलो पर जैसे ही बाइट किया, पनाह ने उसकी शर्ट को कसके पकड़ लिया। आर्यमन ने उसके हाथों को छोड़ा और अपने हाथों में उसके चेहरे को भर लिया और धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पनाह की आंखें जो बंद ही थी, अब उन पर कोई भार नहीं था। आर्यमन उसके होठों को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, धीरे धीरे उसके होठों को चूम रहा था और हल्के हल्के से उसके होठों पर बाइट कर रहा था। पनाह खामोश ही खड़ी थी, बस शोर था तो धड़कनों का। और एक पेशनेट किस के बाद आर्यमन ने पनाह के होठों को आजाद किया और उसके गले, कॉलरबोन और सीने पर किस करने लगा। आर्यमन ने महसूस किया पनाह ने खुद ही अपने आप को उसके करीब कर दिया था। और उसकी इस हरकत के बाद आर्यमन के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने एकदम से पनाह को गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया। उसने पनाह को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर उसे किस करने लगा। पनाह जो अपने होश में ही नहीं थी, वो भी आज आर्यमन का पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ आर्यमन के बालों में थे और आर्यमन उसे बस बेतहाशा चूमे जा रहा था। उसने धीरे धीरे अपने और पनाह के कपड़े निकाल दिए और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और एक बार फिर उस पर बाइट और किस की बरसात कर दी। एक बार फिर दोनों अपने जिस्मानी रिश्ते में बंधे थे। न जाने दिल कब मिलने वाले थे। पर आज आर्यमन का बर्ताव पनाह को लेकर इतना रूखा नहीं था। वो काफी जेंटल रहा और पनाह खुद उसका पूरा साथ दे रही थी, जिसका अंजाम सुबह क्या होने वाला था, वो खुद भी नहीं जानती थी। अगली सुबह जब पनाह की आंख खुली, वो लेटी हुई थी। हमेशा की तरह आज भी काफी थकान लग रही थी उसे। उसने धीरे से करवट ली तो महसूस हुआ किसी ठोस चीज पर हाथ गया है उसका। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसका हाथ आर्यमन के सीने पर था और दोनों ने ही अपने कपड़े नहीं पहने थे। पनाह एकदम से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखा। जमीन पर उसके और आर्यमन के कपड़े पड़े थे और कॉफी टेबल पर सारी मोमबत्तियां जो पूरी जलकर बुझ गई थी। उन मोमबत्तियों को देखते ही पनाह को कल क्या क्या हुआ,
सब याद आने लगा। उसने एकदम से अपने सिर को पकड़ लिया और खुद को ही कोसते हुए बोलने लगी, पनाह, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हो गया था तुझे पनाह? उसने बेचारगी से सिर उठाकर अपने पास सो रहे आर्यमन की तरफ देखा। उसका चेहरा काफी शांत लग रहा था, मानो काफी सुकून में सो रहा था। उसके चेहरे को देख पनाह 2 पल को सब भूल गई और बस उसके चेहरे को ही देखती रही। अचानक उसे याद आया उसे ऑफिस भी जाना है। उसने तुरंत दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। पनाह ने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, ये तो काफी ज्यादा लेट हो गया था उसे। उसने जल्दी से वहां पड़ी आर्यमन की शर्ट उठाए और उसे पहनकर बाथरूम में चली गई। फटाफट रेडी हुई और अपने और आर्यमन के कपड़े जमीन से उठाकर बाथरूम में रखे। अपना बैग लिया, वो प्रेजेंटेशन जो उसने बनाई थी उसे अर्नब को मेल कर दिया, और जैसे ही वो फाइल अपने बैग में रखने को हुई कि उसे कुछ याद आया। पनाह ने सो रहे आर्यमन की तरफ देखा और मन ही मन बोली, बस ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसने वो फाइल वहीं वापस रख दी और तुरंत बाहर चली आई। बाहर आई तो देखा कोई था ही नहीं, बस मेघा थी। जब पनाह ने मेघा से पूछा तो उसे पता चला अर्नब आज जल्दी चला गया है और आदित्य और रीमा बस कुछ देर पहले ही निकले हैं। पनाह ने अपना ही सिर पीट लिया, ये सोचकर कि न जाने सब उसके बारे के क्या सोच रहे होंगे। वो तुरंत किचन में गई, आर्यमन का नाश्ता और उसका जूस रेडी किया और मेघा को सब समझाकर वो जैसे ही बाहर निकलने को हुई कि वापस कदम रोक लिए और बोली, सारे ड्राइवर कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। मेघा ने पनाह की तरफ देखा और बोली, 4 ड्राइवर है घर में, एक आदित्य सर और रीमा मैम लेकर गए हैं, दूसरा आपको छोड़ने जाएगा, तीसरे को आज अरविंद सर लेकर गए हैं, और एक और है। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली आई। बाहर आकर देखा तो जो ड्राइवर उसे लेकर जाने वाला था उसने उसे ना जाने क्या कहा और उसे घर पर ही छोड़कर दूसरे ड्राइवर के साथ बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गई। यहाँ विला के अंदर पनाह के जाने के करीब आधे घंटे बाद आर्यमन की आंख खुली तो उसने देखा कोई दरवाजे पर खड़ा था। आर्यमन ने अपनी आंखें मसली और उठकर बैठते हुए बैग के पास रखा बाथरोब उठाकर पहन लिया, शायद पनाह ही रखकर गई थी। आर्यमन ने दरवाजे की तरफ देखा तो मेघा दरवाजा खटखटा रही थी। आर्यमन एकदम से चिल्लाया, यहाँ क्या कर रही हो? मना किया है ना मेरे कमरे के आसपास आने से भी। उद्धरण चिन्ह। बेचारी मेघा, वो बाहर खड़ी हुई ही जल्दी से बोली, नो सर, मैं नहीं आती, पर वो मैम ने बोला कि आपको जूस और ब्रेकफास्ट दे दूं। रियली सॉरी सर, मैं जाती हूँ, आप प्लीज आकर जूस पीकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वो तुरंत वहां से चली गई और आर्यमन ने टाइम देखा, 9 बजने वाले थे। आर्यमन ने अपने बालों में हाथ घुमाया और उठते हुए बोला, मीटिंग का दिन, तुम्हारा लेट जाना और पूरे दिन आलस आना क्योंकि थकान की वजह से नींद आएगी। गुड, मेरा काम हो गया, सो आए मफ्री। उद्धरण चिन्ह। वो उठा और बाथरूम में चला गया। कुछ देर में वो भी रेडी होकर बाहर चला गया। सबसे पहले आकर जूस पिया, फिर नाश्ता किया और वापस दवाई लेने अपने कमरे में चला आया। पर दवाई लेता उससे पहले ही नजर अपने लैपटॉप पर चली गई। वो उसे उठाने चला गया और जैसे ही लैपटॉप उठाया, लैपटॉप के नीचे रखी उस फाइल पर नजर चली गई। आर्यमन ने उस फाइल को उठाया और एकदम से बोला, 1 मिनट, पनाह जा चुकी है तो ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? ये तो ब्लैक बेल्ट की मेन फाइल है। आर्यमन ने जल्दी से उस फाइल को खोलकर देखा तो चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा चेंज हो गए। वो उस फाइल को लेकर तुरंत बाहर निकलते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी यही है, इनके बिना डील होगी कैसे? मैं उनको कंडीशन बता भी दूं तो वो पेपर्स देखे बिना मानेंगे नहीं। वो बाहर आया और जोर से आवाज लगाई, शिवा शिवा। पर शिवा की जगह वो ड्राइवर आया जो पनाह के लिए हायर किया गया था। उसे अपने सामने देख आर्यमन उसे घूरते हुए बोला, तुम शिवा हो? वो जल्दी से बोला, नहीं सर, मैं तो रौनक हूँ। वो शिवा तो मैम के साथ गए हैं, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ठीक नहीं है तो वही मैम को छोड़ देंगे। आर्यमन को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, दिमाग नाम की चीज है, घर में और भी गाड़ियां हैं, उनमें से कोई लेकर चले जाते, शिवा को क्यों भेजा? उद्धरण चिन्ह। बेचारा रौनक, उसने बस सिर नीचे झुकाकर माफी मांग ली और उसे ऐसे देख आर्यमन खुद में ही बड़बड़ाया, शिवा पर भरोसा है, पुराना इंसान है, पर अब इसे कैसे सौंप दूं फाइल? और कोई है भी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। आर्यमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पनाह पर, शिवा पर, रौनक पर, मगर अब करे क्या? इसलिए आखिरकार वो कमरे में वापस गया और अपना लैपटॉप और फाइल दोनों एक बैग में रखे और वापस बाहर आया। वक्त देखा तो 10 बज चुके थे। आर्यमन ने बाहर निकलते हुए कहा, 10 बजे की तो मीटिंग ही है, पता नहीं मीटिंग से पहले पहुंचूंगा भी या नहीं। दूसरी तरफ आज एम्पायर में शाश्वत सिंघानिया, ओनर ऑफ सिंघानिया टेक्सटाइल्स, जिनका कॉलेब एक प्रोजेक्ट को लेकर आज एम्पायर से होने वाला था, वो कंपनी में आ चुके थे। पर यहाँ का माहौल और काम देखकर वो खुद में ही बुदबुदाए, काम तो ठीक से ही हो रहा है, पर बिना सीईओ के कंपनी चल रही है, भरोसा करना आसान नहीं होगा।
वो चल रहे थे और पीछे से किसी की आवाज आई, भरोसा करने के लिए यहाँ के लोगों को जानना होगा। अगर वो भरोसे के लायक है तो कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। शाश्वत ने पीछे पलटकर देखा तो ये सिद्धि थी। वो असमंजस में बोले, तुम कौन? सिद्धि मुस्कुराए और बोली, यही की एक एम्प्लॉय हूँ, चलिए। और वो उन्हीं के साथ चल दी। क्या होगा जब आर्यमन एक बार फिर सबके सामने होगा? किसने किया ये सब? प्री कैप। शाश्वत सिंघानिया। शक बहुत छोटी चीज होता है जो बड़ी बड़ी सल्तनत बर्बाद कर देता है। देखते हैं तुम्हारे दिमाग में बैठा ये छोटा सा शक आज एम्पायर पर क्या असर करता है। उद्धरण चिन्ह। दिल्ली। आज एम्पायर। सुबह के 10 बजे। अर्नब परेशान सा खड़ा पनाह को देख रहा था और पनाह बेचारा समूह बनाकर बोली, अर्नब भाई, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि उस फाइल में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी थे, वरना मैं उस फाइल को घर छोड़ती ही नहीं। अर्नब ने झुंझला कर कहा, पर आपने फाइल घर पर छोड़ी क्यों? आपको पता था ना वो मेन फाइल थी। उसके बिना हम कैसे भरोसा दिलाएंगे उन्हें। उद्धरण चिन्ह। और अर्नब की बात सुन पनाह अनायास ही बोल गई, अरे मैं सोच रही थी फाइल देने के बहाने ही सही करेला जिंदल ऑफिस आ जाएंगे। मुझे क्या पता था वो इतने सख्त हो गए कि उनका काम मुश्किल में होगा तब भी नहीं आएंगे। उसकी बात सुन अर्नब अपना सिर पकड़कर बोला, भाभी अगर भाई को पता चला ना कि आपने उनको ऑफिस बुलाने के लिए फाइल घर पर छोड़ी है, कसम से वो जान ले लेंगे आपकी। तो मुझे थोड़ी ना पता था कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी थे, पनाह झुंझला कर रोने वाले लहजे में बोली। और इतने में एक एम्प्लॉय ने वहां आते हुए कहा, सर पार्टी आ चुकी है, वो सब मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। सब आ चुके हैं, प्लीज चलिए। अर्नब ने एक नजर पनाह को देखा और बोला, भाभी आपका करेला तो आने से रहा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, पहले प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं, उसके बाद बाकी बातें होंगी, जब तक मैं किसी को भेज कर मंगवा ही लूंगा, चलिए। पनाह और अर्नब दोनों मीटिंग रूम में आ गए जहां सब थे। पनाह इतने लोगों के सामने पहली बार आई थी। अर्नब ने उसे सबसे मिलवाया और फिर मीटिंग शुरू हुई। प्रेजेंटेशन बनाई भले ही पनाह ने थी पर उसे प्रेजेंट सिद्धि करने वाली थी, तो अर्नब ने उसे इशारा किया। सिद्धि अपनी जगह से खड़ी हुई और अपना काम शुरू किया। सब ध्यान से प्रोजेक्टर से चल रहे उस पर्दे पर देख रहे थे और सिद्धि सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही थी। जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो दूसरी कंपनी से उनके साथ डील करने आए मिस्टर सिंघानिया ने कहा, भैया आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है ये काम भी करेगा, पर मैं एक बार हमारे बीच टर्म एंड कंडीशन क्लियर कर लेना चाहता हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तो बनवाए होंगे ना? उनकी बात सुन अर्नब और पनाह ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि गड़बड़ हो चुकी है। अर्नब ने पनाह को लैपटॉप की तरफ देखने का इशारा किया। आर्यमन भी मीटिंग में था। पनाह खुद से ही बड़बड़ाई, ये इंसान मीटिंग अटेंड कर ली, पर ये ना हुआ कि एक बार आकर यहाँ पेपर्स दे दे। पनाह मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसका प्लेन जो फेल हो चुका था। और यहाँ अर्नब मन भी मन बोला, अगर आर्यमन भाई ने वो फाइल देखी ही नहीं होगी तो मर गए। और उन दोनों को ऐसे खुद में ही बड़बड़ाते देख मिस्टर सिंघानिया ने कहा, क्या हुआ मिस्टर अर्नब, सब ठीक है ना? अर्नब ने तुरंत उनकी तरफ देखा तो सिद्धि जो उसके पास ही खड़ी थी, वो उसके कंधे पर पिंच करते हुए बोली, अर्नब पेपर्स दो। बेचारा अर्नब, उसने इधर उधर देखा, कोई ऑप्शन नहीं था अब, उसे खुद पर ही सब लेना था। वो खड़ा हुआ और एक गहरी सांस भरते हुए बोला, सर वो पेपर्स यहाँ है। उसने आधी ही बात की थी कि आर्यमन की आवाज आई। सबने एकदम से सिर उठाकर देखा तो मीटिंग रूम के डोर पर आर्यमन खड़ा था। उसने मास्क और कैप पहन रखी थी। अर्नब और पनाह उसे देखते ही पहचान गए। अर्नब की आंखों में खुशी देखी जा सकती थी और आर्यमन ने दरवाजे पर खड़े हुए ही अर्नब की तरफ वो फाइल बढ़ाई। अर्नब तुरंत भाग कर गया और उसके हाथ से फाइल लेने को हुआ कि मिस्टर सिंघानिया ने खड़े होते हुए कहा, आप तो मिस्टर आर्यमन जिंदल हैं ना? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन सबने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा। आर्यमन ने अपनी कैप से चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए बस हाँ में सिर हिलाया। वो वहां से जाने को हुआ कि मिस्टर सिंघानिया ने कहा, आप आ ही गए हैं तो क्यों ना आप ही बैठकर डिस्कस कर लें। वैसे भी आई डोंट थिंक कि अर्नब अभी रेडी है। उन्होंने जैसे कहा, ये ऐसा था कि वो अर्नब को ताना दे रहे थे। और ये होना भी था। इस लापरवाही में कहीं ना कहीं अर्नब का नाम भी शामिल हो ही चुका था। आर्यमन ने गहरी सांस लेकर अर्नब की तरफ देखा तो वो मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, आई एम रियली सॉरी सर, बट भाई को अभी। वो बोल ही रहा था कि मिस्टर सिंघानिया ने कहा, आर्यमन आई थिंक आप थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं, आफ्टर ऑल ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर तो सब बस एक दूसरे को देखने लगे। आर्यमन समझ गया था कि उसे अब यहाँ रुकना ही पड़ेगा। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और जाकर उनके सामने वाली चेयर पर बैठा जो मेन हेड की होती है। पर उसका शरीर कांप रहा था, शायद वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। अर्नब जाकर उसके पास वाली चेयर पर बैठा और पनाह की तरफ देखा, पर पनाह बस एकटक आर्यमन को देख रही थी। आर्यमन की बस आंखें दिख रही थी इस वक्त और उसने पनाह की तरफ देखा।
पनाह ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। सबने उसकी तरफ देखा। पनाह आर्यमन के पास आई और लैपटॉप ओपन करके खड़ी हो गई। सबको लगा वो लैपटॉप में कुछ कर रही है और बाल चेहरे के आगे आ गए थे, इसलिए देखना भी मुश्किल था। पनाह ने धीरे से आर्यमन के हाथ पर हाथ रखा। आर्यमन ने नजरें उठाकर उसे देखा तो वो धीरे से बोली, प्लीज कंट्रोल, टेक अ डीप ब्रेथ, सब ठीक है। आर्यमन ने अपनी नजरें उससे हटा ली और एक गहरी सांस ली और पनाह जाते जाते उसके कान में बोली गई, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। आर्यमन ने जैसे ही ये सुना, सामने लगे ब्लैक टीवी में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। हाँ, चेहरा नहीं दिख रहा था। आर्यमन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना गला साफ करते हुए मिस्टर सिंघानिया की तरफ मुड़कर बैठ गया और बोलना शुरू किया। सॉरी मिस्टर शाश्वत सिंघानिया, पेपर्स मेरे पास थे और मैं अपनी पीए को ये देना भूल गया था। बट नाउ हम फिर से शुरू कर सकते हैं, प्लीज। मिस्टर सिंघानिया ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी मीटिंग एक बार फिर दोहराई गई। और इस बार आर्यमन ने खुद सब हैंडल किया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और मेन फाइल मिस्टर सिंघानिया को दिखाए, उनसे सारी बात की और करीब पौने घंटे बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो मिस्टर सिंघानिया और आर्यमन दोनों खड़े हो गए। दोनों ने हाथ मिलाया और मिस्टर सिंघानिया ने कहा, मैं सच में आपसे बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ मिस्टर जिंदल। हमारी अगली मुलाकात जल्द ही होगी और अगली बार मैं आपके साथ खास लंच करना पसंद करूंगा। फिलहाल चलता हूँ। आर्यमन ने बस हाँ में सिर हिला दिया और सिद्धि की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोली, आइए सर। वो उन्हें वहां से ले गई। शाश्वत और सिद्धि दोनों बाहर आए तो शाश्वत बोले, मानना पड़ेगा आपके सीईओ तो काफी इंटेलिजेंट है और काफी दिलचस्प भी। उनकी बात सुन सिद्धि अजीब ढंग से हंसकर बोली, वो तो है ही पर उनके नीचे काम करने वाले नहीं। शाश्वत ने असमंजस में सिद्धि को देखा तो वो बोली, आपको क्या लगता है अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब आर्यमन सर ने किया? नहीं, ये लापरवाही थी उनकी पीए की। सबसे पहला काम सौंपा था उसे और उसमें भी मेन फाइल खो दी उसने, इसलिए सर को खुद आना पड़ा। पता नहीं कैसी लापरवाह लड़की है, करोड़ों के प्रोजेक्ट की मेन फाइल को ऐसे ही खो दिया उसने। मुझे समझ ही आता उसे जॉब पर रखा ही क्यों है। शाश्वत उसे चुपचाप देखने लगे और सिद्धि उन्हें लेकर वहां से लेकर चली गई। यहाँ मीटिंग रूम में आर्यमन ने सबकी तरफ देखते हुए सबको बाहर जाने का इशारा किया। सबने सिर नीचे झुका लिया और एक एक कर बाहर निकलने लगे। जैसे ही पनाह जाने को हुई कि आर्यमन ने कहा, रुको। पनाह ने पलट कर देखा तो वो बोला, मिस पनाह और मिस्टर अर्नव आप दोनों यही रुकेंगे। अर्नव और पनाह ने एक दूसरे को देखा और बाकी सब वहां से चले गए। सबके जाते ही आर्यमन ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और गहरी सांसें लेने लगा। अर्नव और पनाह ने उसे ऐसे देखा तो एकदम से भागकर उसके पास आए, पर आर्यमन ने एकदम से हाथ दिखाकर दोनों को रोक दिया। वो गहरी सांसें ले रहा था, शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसे। वो गहरी सांसें लेते हुए भी सख्त आवाज में बोला, किसने किया ये सब? पनाह और अर्नव दोनों कुछ नहीं बोले तो आर्यमन ने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर कहा, कुछ पूछा है मैंने, किसने किया ये सब? जोर से बोलने की वजह से उसे खांसी आने लगी थी और सांसें अब भी फूल रही थी। पनाह एकदम से भागकर उसके पास आई और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, आर्यमन आप ठीक हैं? प्लीज आप शांत हो जाइए। आर्यमन ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया, पर पनाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत आर्यमन की हथेली को अपने हाथ में लिया और उसे कसके पकड़ते हुए अर्नव की तरफ देखकर बोली, अर्नव भाई डॉक्टर को कॉल कीजिए प्लीज। अर्नव जो फोन पर ही था वो जल्दी से बोला, लगा दिया है भाभी। आप भाई को उनके कैबिन में ले जाए, वहाँ कैबिन के अंदर ही रूम है। पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। आर्यमन का शरीर अब भी कांप रहा था। पनाह ने उसे उठने में मदद करते हुए कहा, आर्यमन जितना गुस्सा है सब निकाल लीजिएगा, आप जो सजा देंगे सब भुगत लूंगी, पर प्लीज फिलहाल चलिए, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और वापस अपना मास्क पहना। पनाह ने उसे खड़ा किया और अर्नव और पनाह दोनों मिलकर उसे कैबिन में ले आए और कैबिन में बने उस रूम में ले जाकर उसे बेड पर बैठाया। आर्यमन की सांसें लगातार फूल रही थी और डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। आर्यमन जो बेड पर बैठा था उसे अचानक कुछ याद आने लगा। कोई बोल रहा था, शक्ल देखी है अपनी? तुम्हारे पैसों का क्या करूं जब तुम्हारे साथ किसी के सामने ही नहीं जा सकती? आर्यमन ने एकदम से खुद को खुद समेट लिया। पनाह ये देख रही थी कि आर्यमन काफी डरा हुआ लग रहा था। पनाह ने उसके हाथों को अलग किया और एकदम से उसे कसके गले लगा लिया। आर्यमन एकदम से रुका। जब महसूस हुआ कि पनाह ने उसे गले लगा लिया है तो उसने कसके पनाह को पकड़ लिया। पनाह उसकी पीठ पर लगातार हाथ फेरते हुए बोले जा रही थी, सब ठीक है आर्यमन, सब ठीक है। आर्यमन धीरे धीरे शांत हो रहा था, पर सांसें अब भी नॉर्मल नहीं थी। पनाह उसे ऐसे ही गले लगाए बैठी रही और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। पनाह आर्यमन से अलग हुई। ये आर्यमन के ही डॉक्टर थे, डॉक्टर मेहरा। उन्होंने आर्यमन को सबसे पहले इंजेक्शन दिया और उसे जैसे तैसे शांत करवाया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने उसे अच्छे से चेक किया और फिर उदास चेहरा लेकर आर्यमन की तरफ देखते हुए बोले, तुमने फिर से दवाइयां नहीं ली ना?
आर्यमन ने उनकी तरफ देखा। डॉक्टर ने अर्नव की तरफ देखा और बोले, आर्यमन को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो, आज हॉस्पिटल में ही रहेगा, ये सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया और पनाह की मदद से आर्यमन को खड़ा किया। आर्यमन उन दोनों के साथ था, कुछ खास होश में भी नहीं था, पर फिर भी उसने सबसे पहले अपना मास्क पहना। वो लोग उसे लिफ्ट से ही सीधा ग्राउंड फ्लोर पर ले आए और वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पनाह को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने ये सब किया ही क्यों? उसे लग रहा था कि आर्यमन की ये हालत यहाँ आने की वजह से हुई है, और कहीं ना कहीं वो सही भी थी। यहाँ सिद्धि, जो अपने कैबिन में आ चुकी थी, वो खुश थी और एविल स्माइल के साथ अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, शाश्वत सिंघानिया, शक बहुत छोटी चीज होता है जो बड़ी बड़ी सल्तनत बर्बाद कर देता है। देखते हैं तुम्हारे दिमाग में बैठा ये छोटा सा शक आज एम्पायर पर का असर करता है। क्या हुआ है आर्यमन को? क्या बात सिर्फ आर्यमन की बीमारी तक ही है, या है कोई उसका भी डार्क पास्ट? क्या पनाह संभाल पाएगी आर्यमन को? क्या होगा जब आर्यमन को पता चलेगा पेपर्स का सच? तुम रखोगी मेरा ख्याल? प्रीकैप, मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी ना? देखो, मैं हूँ तकलीफ में, तुम्हें तो बड़ा सुकून मिल रहा होगा ना ये देखकर। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में, वार्ड के अंदर बेड पर आर्यमन लेटा हुआ था, मशीनों के बीच। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो लगातार सीलिंग को घूर रहा था, और वार्ड के बाहर रीमा जी, आदित्य, पनाह और अर्नव खड़े थे। रीमा ने पनाह को घूरते हुए गुस्से में कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे पनाह? आज तुम्हारी वजह से आर्यमन की हालत देखो पनाह। अगर उसे कुछ हो जाता तो? तुम्हें आर्यमन का ख्याल रखने के लिए लाया गया है पनाह। ये जॉब, ये सब बस इसलिए क्योंकि आर्यमन ऑफिस आना चाहता था। बट तुम, क्या किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। पनाह सिर नीचे झुकाए खड़ी थी और रीमा उसे घूर रही थी। उन दोनों को ऐसे देख पनाह का बचाव करने की नियत से अर्नव बीच में बोला, माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रीमा ने उस पर उंगली उठाते हुए कहा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, इन सब की असली वजह तो तुम ही हो। किसने कहा था पनाह को वो मेन फाइल देने को? पर नहीं, तुम तो चाहते थे। पता नहीं तुम्हें वापस बुलाया ही क्यों? अच्छे ही थे जो दूर हॉस्टल में रह रहे थे, कम से कम मेरे बेटे से तो दूर थे। अर्नव उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था और वो बोली, आर्यमन के करीब भी मत जाना अर्नव, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और मुश्किल में पड़े, वो भी अपने खुद के भाई की वजह से। उनकी बात सुन अर्नव की आंखें उदासी से झपकने लगी। मुंह से कोई शब्द ना निकला, पर रीमा की ये बातें सुन आदित्य ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रीमा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माना आप गुस्से में हैं क्योंकि हमारा एक बेटा इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा गुस्सा दूसरे बेटे पर निकाल दे। जो होना था हो गया, आप अर्नव से ऐसे बातें नहीं कर सकती। उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा था, और रीमा जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इतने में डॉक्टर वहां आए और उन सबको एक नजर देखा और अंदर चले गए। उन्होंने आर्यमन को चेक किया और फिर वापस बाहर आते हुए बोले, आर्यमन अब ठीक है, प्लीज इसकी दवाइयों का ख्याल रखिए, बहुत दिक्कत हो सकती है इसे, और आज देख ही लिया है आपने, दिक्कत हुई भी है, संभालिए उसे, यहाँ तो वो रहेगा नहीं, घर ले जाए थोड़ी देर में। रीमा जी ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही आदित्य और रीमा जी वार्ड के अंदर आर्यमन से मिलने चले गए, और यहाँ बाहर अर्नव एक चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी, पनाह देख सकती थी। उसने जाकर धीरे से अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्नव भाई, आप ठीक है ना? अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा कर बोला, माँ की वजह से आप फिक्र मत कीजिए, वो भाई के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, इसलिए हम दोनों को इतनी डांट पड़ी। उद्धरण चिन्ह। पनाह भी बस मुस्कुरा दी। वो ध्यान से अर्नव को देख रही थी। पनाह जब से यहाँ आई थी, तब से ही अर्नव को लेकर रीमा के मिजाज में गर्मी देखी थी उसने। जितना प्यार और फिक्र आर्यमन के लिए थी, उनकी नजरों में उससे बिल्कुल उल्टा। अर्नव को हमेशा डांट या गुस्से का ही सामना करना पड़ता था। पनाह को ये बातें अजीब भी बड़ी लगी थी, पर उसने आज तक किसी से नहीं पूछा। दूसरी तरफ आज एम्पायर में ब्लैक बेल्ट की मेन फाइल इस वक्त सिद्धि के हाथ में थी। वो उसे देख रही थी और उसे याद आया जब शाश्वत जाते जाते वो फाइल उसे देकर गए थे, ये बोलकर कि वो नेक्स्ट मीटिंग में इस फाइल को पढ़ेंगे। सिद्धि उस फाइल को ध्यान से देखते हुए खुद में ही बुदबुदाई, ब्लैक बेल्ट, आर्यमन जिंदल का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्या हो अगर ये ड्रीम उसकी खुद की बीवी की वजह से अधूरा रह जाए? फिर क्या करेगा आर्यमन? कभी पनाह को ऑफिस में कदम भी रखने देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब बोलते हुए भी उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। यहाँ वार्ड के अंदर आर्यमन ने धीरे से अपने चेहरे से मास्क हटाया तो रीमा आकर उसके बेड के पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आर्या, ठीक हो ना? आर्यमन ने उन दोनों को देखा और हाँ में सिर हिला दिया, और फिर वार्ड के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, पनाह कहाँ है? रीमा ने उसकी बात सुन जल्दी से उठते हुए कहा, बाहर है, मैं अभी बुलाती हूँ। वो बाहर चली आई और अब आर्यमन ने अपने पापा की तरफ देखकर पूछा, डैड,
अर्नव ठीक है, माँ ने उससे कुछ कहा तो नहीं? आदित्य जी उसकी बात सुन उदास हो गए, पर फिर भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोले, खुद बेड पर हो और दूसरों की फिक्र कर रहे हो। अर्नव बिल्कुल ठीक है, अपना ध्यान रखो अभी हम। आर्यमन ने बस हाँ में सिर हिला दिया और अगले ही पल रुमा पनाह को अपने साथ वार्ड में लेकर आई। जैसे ही पनाह और आर्यमन की नजरें मिली, आर्यमन ने बिना कहीं और देखे कहा, मुझे पनाह से अकेले में बात करनी है। रीमा जी ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ तुम बात कर लो बेटा, उसके बाद घर चलते हैं। ओके। वो वहां से चली गई और आदित्य को भी अपने साथ ले गई। उनके जाने के बाद अब वार्ड में सिर्फ पनाह और आर्यमन। आर्यमन लगातार उसे देख रहा था और फिर आराम से बोला, तो खुश हो अब? जो तुम चाहती थी वही हुआ है। उसकी बात सुनते ही कब से आंखों में रोक रखे आंसू बह निकले और वो आर्यमन के पास आकर बैठते हुए बोली, मेरा यकीन कीजिए आर्यमन, मुझे सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वरना मैं ये कभी नहीं करती। पर आर्यमन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बोला, मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी ना? देखो, मैं हूं तकलीफ में, तुम्हें तो बड़ा सुकून मिल रहा होगा ना ये देखकर। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने रोते हुए ही एकदम से ना में सिर हिलाया और आर्यमन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ हाँ, मैं चाहती थी कि आप ऑफिस आएं, पर इस तरह या इस हाल में नहीं आर्यमन, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। आर्यमन उसे चुपचाप देखने लगा, वो रो रही थी और अनायास ही आर्यमन को वो पल याद आया जब पनाह ने मीटिंग रूम में उसे शांत किया था। फिर उसका चेहरा ना दिखने वाली बात बोलना, उसके बाद कैबिन में उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करना। वो खामोश ही रहा, समझ नहीं आ रहा था कि पनाह की बात पर यकीन करे या नहीं। और वो दूसरी तरफ चेहरा करते हुए बोला, अर्नव कहाँ है? पनाह ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, वो बाहर है, आपके लिए बहुत परेशान थे, पर माँ ने गुस्से में उन्हें आपसे मिलने से मना कर दिया, इसलिए बाहर बैठे हैं। उसकी बात सुन आर्यमन ने एक बार फिर सीलिंग की तरफ नजरें गड़ा दी और बोला, अर्नव को अंदर भेजो। पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वार्ड से बाहर चली गई। उसने बाहर आते ही कहा, अर्नव भाई, आर्यमन आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही सबने पनाह की बात सुन रीमा और अर्नव ने एक दूसरे की तरफ देखा तो आदित्य ने ही कहा, अर्नव जाओ, आर्यमन बुला रहा है ना। अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया और वार्ड में चला आया। यहाँ आकर देखा तो आर्यमन बेड पर पैर नीचे लटकाए बैठा था। अर्नव उसके पास जाकर बैठा और उसके दोनों हाथों को अपने साथ में लेते हुए बोला, मेरी वजह से आप आज इस हालत में हैं। आई एम रियली सॉरी भाई। आर्यमन ने उसकी बात सुनी तो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उसके सिर पर एक चपेट लगा दी। अर्नव ने एकदम से अपने सिर पर हाथ रख लिया और हैरानी से अपने भाई को देखा तो वो बोला, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, तेरी वजह से मैं मुसीबत में नहीं फंसा हूँ, पर अब फंसने वाला हूँ। उस सिंघानिया को मुझसे बात करनी है सिर्फ तेरी वजह से। आर्यमन जिस तरह बोला, ये गुस्सा नहीं डांट थी। अर्नव ने उदास लहजे में धीरे से कहा, सॉरी भाई, और आर्यमन ने उसके सिर पर एक और चपेट दे मारी। इस बार बेचारा अर्नव एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आर्यमन को देखने लगा तो वो बोला, फिजूल की बातों पर ध्यान देने के लिए मारा है ये, काम पर ध्यान दे, जो जरूरी है वो मैं बोलूंगा तुझे, किसी और की बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझा? अर्नव समझ गया, उसका भाई अपनी माँ की बात कर रहा था। उसने धीरे से बस हाँ में सिर हिला दिया तो आर्यमन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। अर्नव उसके पास गया और एकदम से उसे गले लगाते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता, आप चले गए तो मेरा क्या होगा? वो उदास लहजे में बोला था, बच्चों की तरह। और आर्यमन ने उसे एक और चपेट दे दी। बेचारा अर्नव वो रोने वाले लहजे में चेहरा उठाकर बोला, अब क्यों मारा? और आर्यमन ने इस बार उसे वापस गले लगाते हुए कहा, ज्यादा सेठी हो रहा था इसलिए। अर्नव उसकी बात सुन हंस दिया और एक बार फिर कसके उसे गले लगा लिया। दोनों भाई अलग हुए और अर्नव आर्यमन को आराम करने के लिए छोड़ बाहर चला आया। वो जब गया तब उदास था, पर आया तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये देख पनाह के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। कुछ देर वो सब वही रही और फिर आर्यमन को वापस घर ले आए। यहाँ दूसरी तरफ खुराना हाउस में रजनी इस वक्त अकेली घर पर थी। नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाए वो आराम से सोफा पर बैठी थी कि डोर बेल बजी। वो मुंह बना लिया और दरवाजे की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई, अब ये कौन आ गया? जीने नहीं देते ये लोग। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो वहां पर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स ही लग रहे थे। उन दोनों को देख रजनी ने पूछा, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? रजनी की बात सुन सामने खड़ी लड़की ने कहा, आंटी, मैं श्वेता और ये आदर है, हम पनाह के दोस्त हैं। वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी, ना बात हो रही है उससे, इसलिए हमने सोचा उससे मिलने। उनकी बात सुन रजनी ने चिढ़ते हुए कहा, वो अब यहाँ नहीं रहती, शादी हो गई है उसकी, जाओ उसके घर जाकर मिलो उससे। वो दरवाजा बंद करने को हुई कि उस लड़के यानी आदर ने एकदम से दरवाजा पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? पनाह की शादी कब हुई और किससे? रजनी ने उसे घूरा और उसके हाथ पर मारते हुए बोली, तुम लोगों को क्या लेना देना है?
जाओ ना उस आर्यमन जिंदल के घर, वही मिलेगी, मेरा दिमाग मत खाओ। उन्होंने ने आदर और श्वेता के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर श्वेता ने कहा, आदर, क्या सच में पनाह की शादी हो गई है? आदर ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू भी ना कुछ भी सोचती है, ये इन्होंने बोल दिया और हम मान लेंगे। पहले मिल तो ले पनाह से, क्या पता कहाँ है, कैसी है। इन्होंने तो साफ कह दिया है कि वो यहाँ नहीं रहती। आदर ने अपनी कमर पर हाथ रख लिए तो श्वेता रजनी की बात याद करते हुए बोली, आदर, उन्होंने आर्यमन जिंदल का नाम लिया था। ये वो आज एम्पायर का मालिक आर्यमन जिंदल तो नहीं? आदर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पागल है, वो पनाह से शादी क्यों करेगा? उसकी कंपनी में कल ही जॉब लगी है मेरी, मरने वाला है वो इंसान, वो कैसे पनाह का पति हो सकता है श्वेता? और अगर है भी तो पनाह उसके घर क्या ही करेगी? श्वेता ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अरे एक बार देख लेते हैं ना, क्या पता पनाह सच में उसके पास हो। क्यों? आदर ने बस हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई रिश्ता भी नहीं था। यहाँ जिंदल विला में आर्यमन को घर ले आए थे। वो अपने कमरे में आराम कर रहा था और पनाह उसके पास ही थी। वो कब से उसके पास ही बैठी थी और उसे कब से अपने सामने देख आर्यमन को इरिटेशन हो रही थी। वो एकदम से बोला, तुम मेरे सिर से हटने का क्या लोगी? जाओ यहाँ से अपना काम करो। उसकी बात सुन पनाह ने उसे ठीक से ब्लेकेट ओढ़ाते हुए कहा, आर्यमन, आपका ख्याल रखने के लिए किसी एक का यहाँ होना जरूरी है, इसलिए मैं। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यमन ने सरकास्टिक वे में कहा, तुम रखोगी मेरी ख्याल? तुम तो खुद एक बिल्ली के बच्चे जितनी हो, ख्याल रखने की जरूरत तो तुम्हें है, आए बड़ी मेरा ख्याल रखने। उसकी बात सुन पनाह ने ओपते हुए उसे देखा और बोली, आर्यमन, आप मानो या ना मानो पर अब आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो इस बिल्ली के बच्चे की ही है। और अब यही बिल्ली का बच्चा आपका ख्याल रखेगा तो आपको झेलना तो पड़ेगा ही इस बिल्ली के बच्चे को। आर्यमन ने अपना मुंह बना लिया। क्यों अर्नब को लेकर रीमा का रवैया इतना रुखा है? क्यों अर्नब उनकी हर बात मुस्कुरा कर टाल देता है? क्या आर्यमन कभी समझ पाएगा पनाह के नेक इरादे? और क्या अब आर्यमन फिर ऑफिस जाकर मिलेगा मिस्टर सिंघानिया से? कोई बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? प्रीकैप, मैंने शादी के लिए हाँ कहा, इसमें मेरी जो भी वजह रही हो, मजबूरी ही रही होगी। पर आपकी कौन सी मजबूरी थी? आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? दिल्ली, जिंदल विला, शाम का वक्त। पनाह अब भी आर्यमन के पास ही थी और आर्यमन उसे घूर रहा था। वो तंग आ गया था। कहाँ तो उसे अकेले रहने की आदत थी और कहाँ अब 24 घंटे उस पर पनाह की निगरानी थी। वो उसे घूरते हुए ही बोला, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा तुम्हें। और पनाह जो वहीं बैठी आर्यमन की दवाइयाँ देख रही थी वो वैसे ही बोली, आप थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाते? कब से मुझे देख रहे हैं आप? सो जाए ना। आर्यमन ने ओपते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे नहीं सुना। पनाह ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर खड़ी होकर उसके पास आते हुए बोली, तो अब ऐसा क्या करूं कि आपको नींद आ जाए? गाना सुनाऊं? आर्यमन ने एक बार फिर उसे घूरते हुए कहा, मुझे देखा है कभी गाना सुनते? पनाह ने ना में सिर हिलाया और फिर बोली, तो कोई शेरो शायरी या कविता, उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने दूसरी तरफ करवट ले ली और बोला, हाँ यही सुना दो, वैसे ही बहुत बोरिंग होती है तो मुझे नींद भी जल्दी आएगी। आर्यमन चुप हुआ तो पनाह 2 पल उसे ऐसे ही देखती रही। फिर उसके पीछे जाकर बैठ गई और अपना गला खंगालने के बाद बोलना शुरू किया। कितना अजीब रिश्ता है तेरा मेरा, जरूरत पड़ने पर दोनों साथ होते हैं, गमों में भी हाथ में हाथ होते हैं, फिर भी क्यों सुना लगता है सब कुछ? ये अधूरे की आश अधूरी क्यों लगती है? पूरे की प्यास प्यासी क्यों लगती है? क्या है जो होकर ही नहीं है? क्यों अधूरा होकर भी सब सही है? आर्यमन जो पनाह की बात सुन रहा था, वो पलटा नहीं, बस ऐसे ही खामोशी से चुपचाप लेटा रहा और जो वो बोल रही थी उसे ध्यान से सुनता रहा। एक आम रिश्ते में होकर भी ये खास रिश्ता उलझा सा क्यों लगता है? मेरे बिन कहीं मेरी सारी बातें समझने वाला तो कभी कभी मेरी समझाई बात नहीं समझ पाता। तेरी सारी बातें ध्यान से सुनने वाली मैं क्यों सब याद रखकर भी भूल जाती हूँ? सवाल तो बहुत थी दिमाग में कि इतना अजीब क्यों है रिश्ता तेरा मेरा? आर्यमन ने जब ये सुना तो ना चाहते हुए भी बेकरारी में करवट बदल ही ली। वो पनाह की तरफ मुड़कर लेट गया। पनाह के चेहरे को देखा जो कहीं खोकर बोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ लिखा, कुछ सुनाया नहीं, अपने दिल का खत पढ़ रही थी। पर इन सवालों को लगाम देती है दिल की आवाज मेरी जो कहती है सब कुछ पूरा नहीं होता। कमियों के साथ रिश्ता शुरू जरूर होता है पर चलता है कमियों को अपना लेने से। हाँ, रिश्ता अजीब जरूर है तेरा और मेरा, पर ये जो अजीब है यही रिश्ता है। इसके अलावा है ही क्या हम दोनों को जोड़ने के लिए? पनाह ने धीरे से आर्यमन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। वो मुस्कुराई और आगे बोली, याद रखना अजीब है इसलिए खास है, आम रिश्तों के नाम नहीं होते। अनजान का भी रिश्ता होता है, अनजान से अनजानों वाला ये अजीब रिश्ता ही होता है, मोहब्बत वाला। और जैसे ही आर्यमन ने आखिरी लाइन सुनी उसने उठते हुए कहा, कुछ भी? वो जैसे ही पलटने को हुआ कि पनाह ने कहा,
आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये तो बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। आर्यमन रुक गया और पनाह की तरफ पलटकर बोला, मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? पनाह एकदम सकपका गई और आर्यमन फिर से बोला, बोलो। कोई बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? किसके लिए लिखा है ये इतना लंबा सा खत? और वो शायरी जो बार बार करती हो, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। वो भी उसी इंसान के लिए था ना? बोलो। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन तो लगभग सवालों के हथियार लेकर पनाह पर टूट ही पड़ा था और पनाह एकदम से अपने दोनों हाथ आगे करते हुए बोली, अरे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो बस दिल में था तो बोल दिया। इसमें बॉयफ्रेंड की बात कहाँ से आ गई? मेरी लाइफ में कभी कोई लड़का नहीं था। आर्यमन ने उसे अपनी आईब्रो उठाकर देखते हुए शातिर अंदाज में पूछा, अच्छा, तो ये दिल में इतना दर्द किसके लिए? उसकी बात सुन पनाह एकदम से खामोश हो गई, पर अगले ही पल फिर से मुस्कुराकर बोली, एक शायर का सबसे बड़ा गम यही है कि उसकी शायरी के गम को लोग उसके दिल का दर्द समझ बैठते हैं। वो मुस्कुराए और आर्यमन निःशब्द सा उसे देखने लगा। पनाह भी उसे वैसे ही देख रही थी और अचानक से आर्यमन ने नजरें हटा ली। वो दूसरी तरफ देखने लगा तो पनाह बोली, एक सवाल पूछूं आपसे? आर्यमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप ही रहा तो पनाह ने पूछा लिया, मैंने शादी के लिए हाँ कहा। इसमें मेरी जो भी वजह रही हो, मजबूरी ही रही होगी। पर आपकी कौन सी मजबूरी थी? आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। पनाह आर्यमन को सवालिया नजरों से देख रही थी, पर वो उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एक बार फिर दूसरी ओर करवट लेकर बोला, ये आखिरी बार है जब बता रहा हूँ, यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है और जवाब देने वाला काम तुम्हारा। नाउ गेट आउट, सोने दो मुझे। आर्यमन चुप हो गया और अपने चेहरे पर ब्लैकेट डाल लिया। उसे ऐसे देख पनाह को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो मन ही मन बोली, हम सफर मन की हर ख्वाहिश पूरी करता है, सुना था कभी। यहाँ तो मन के सवाल तक नहीं पूछ सकती, क्योंकि जवाब मांगने की इजाजत नहीं है। नाज़ने, एक ऐसा रिश्ता निभा रही हूँ जो एक तरफा होकर भी एक तरफा नहीं लगता। पनाह ने एक गहरी सांस ली और फिर से आर्यमन की तरफ देखा, जो शायद सो गया था। पनाह अपनी जगह से उठी, आर्यमन को अच्छे से ब्लैकेट ओढ़ा दिया और कमरे से बाहर चली गई। और उसके जाते ही आर्यमन ने अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो मन ही मन बोला, जानना चाहता था, कैसे होते हैं वो लोग जो बिना इंसान की बाहरी खूबसूरती देखे उसके साथ जिंदगी, दिल और शरीर सब बांटने को तैयार हो जाते हैं। पर तुमने तो मुझे पहली रात को ही गलत साबित कर दिया पनाह। आर्यमन को कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक, शादी की पहली रात। आज आर्यमन पहली बार नर्वस था। शादी हो गई थी, पर लड़की को अभी तक देखा ही नहीं था, न ही लड़की ने उसे देखा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि तब क्या होगा जब वो लड़की उसके सामने आएगी। उसने आर्यमन के ऐसे चेहरे के साथ, उसकी बीमारी के साथ उसे एक्सेप्ट किया है तो जरूर दिल और चेहरे दोनों से बेहद खूबसूरत होगी। वो कमरे में बेड पर बैठा था और इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। आर्यमन ने दरवाजे की तरफ देखा। एक लड़की, पतली दुबली, दुल्हन बनी हुई, हाथ में दूध का ग्लास था और वो धीमे कदमों से अंदर आई। उसे देखकर लग रहा था शायद वो भी डरी हुई है। आर्यमन ने धीरे से कहा, टेबल पर रख दो। और वो लड़की एकदम से जैसे आर्यमन की आवाज सुनकर ही डर गई हो, उसने जल्दी से दूध का ग्लास टेबल पर रख दिया। उस लड़की ने अब तक आर्यमन की तरफ देखा नहीं था और आर्यमन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, पनाह, यही नाम है ना तुम्हारा? सच में तुम बेहद खूबसूरत हो। किसी का भी दिल आ जाए बस एक बार तुम्हें देखकर ही। पर मैं हैरान हूँ कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया है, ये जानने के बाद भी कि मैं कैसा दिखता हूँ, ये जानने के बाद भी कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और आर्यमन का जैसे ही ये कहना हुआ, सामने खड़ी पनाह ने एकदम से सिर उठाकर देखा, पर जैसे ही आर्यमन के चेहरे को देखा डरकर एकदम से 2 कदम पीछे ले लिए और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसका ऐसा रिएक्शन देख आर्यमन हैरानी से उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि पनाह ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। और सामने पनाह जो अचानक और शायद पहली बार आर्यमन को देख रही थी, उसका चेहरा देख वो डर गई थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो डरी नजरों से उसे देख रही थी, दीवार से चिपक कर खड़ी थी, जैसे जगह होती तो दीवार के अंदर ही चली जाती। आर्यमन उसे असमंजस में देख रहा था और एकाएक उसके दिमाग में कुछ आया। वो एकदम से बोला, तुम्हें मेरे चेहरे से डर लग रहा है? पनाह अब भी डरी हुई चुपचाप खड़ी थी और आर्यमन ने फिर से सवाल किया, पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी बीमारी की वजह से मेरा चेहरा ऐसा है? पनाह अब भी डरी नजरों से उसे देख रही थी और उसने धीरे से ना में सिर हिलाया और अब तो आर्यमन का दिमाग ही घूम रहा था। वो ऊंची आवाज में झल्ला कर बोला, तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला कि मेरे बारे में सब जानती हो तुम? पनाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके खुद के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था और आर्यमन को क्या ही जवाब देती। और आर्यमन जो कुछ देर चुपचाप खड़ा था, वो कुछ सोच रहा था और फिर बोला, ओह, तो तुम बाप बेटी ने मिलकर धोखे से ये शादी करवाई है, वाह। प्रेजेंट डे, जिंदल विला, रात का वक्त। आर्यमन को ये सब सोचते सोचते कब की नींद आ गई।
और यहाँ बाहर पनाह सबके लिए खाना लगा रही थी। आज खाना मेघा ने बना दिया था और अर्नव अभी तक ऑफिस में था क्योंकि काम जो अधूरा छोड़कर आया था। कुछ नए एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया था, उनके भी कुछ काम थे और फिर वो डील भी, तो उसे आने में लेट होने वाला था। यहाँ डाइनिंग एरिया में जब आदित्य और रीमा खाना खाने आए तो देखा पनाह खाना लगा रही थी। रीमा ने आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, आर्या कैसा है? पनाह ने उनकी प्लेट सीधी करते हुए कहा, अब ठीक है, सो रहे हैं? उसकी बात सुन रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, पनाह ध्यान रखा करो, आर्यमन लोगों के सामने नहीं जाता और जब अचानक चला जाता है तो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो अच्छा फील नहीं करता। अर्नव तो नादान है, तुम ध्यान दिया करो प्लीज, आर्यमन जिम्मेदारी है तुम्हारी, पति है वो तुम्हारा। पनाह ने उसकी और आदित्य की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, जी माँ, माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं पूरा ध्यान रखूंगी। रीमा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उन दोनों को खाना खिलाकर पनाह सवेंस को साफ सफाई का बोल चुपचाप कमरे में चली आई। यहाँ आकर देखा तो आर्यमन सीधा लेटा हुआ था और काफी गहरी नींद में था। पनाह अपनी साइड आकर बैठी और एक बार फिर अपने हाथ के सहारे ठुड्डी रखकर उसे देखने लगी। वो मन ही मन बोली, मेरी जिंदगी में कोई हो ना हो, पर अब जो भी हो बस आप हो, और मेरी सारी शायरी, शेरों, गजल, कहानी, कविता सब बस आपके लिए है आर्यमन। पता नहीं प्यार कैसे होता है, या हम दोनों के बीच कभी होगा भी या नहीं, पर अपने रिश्ते में मैं पूरी तरह लॉयल हूँ और लॉयल ही रहूंगी। वो बस एक टक आर्यमन को देखने लगी। न जाने क्यों उसे अच्छा लगता था ऐसे बैठकर आर्यमन को देखना, खुशी मिलती थी। आर्यमन को सोते हुए देखना पनाह के लिए ऐसा था जैसे ढलते सूरज को देखना। यहाँ दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में शाश्वत बैठे सिद्धि के बारे में सोच रहे थे। उनकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, यही कोई 30-32 के करीब रहे होंगे। वो खुद में ही बोले, सिद्धि, यही नाम था उसका, पर उसने जो कहा वो सच है। क्या मैं उस कंपनी से जुड़ने का फैसला लेकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा? कहीं मेरी कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वो इसी सोच में थी और सोच रही थी कि सुबह जाकर एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट और फाइल ले आएंगे और बाकी चीजें बाद में सोचेंगे। तो क्या सच में पनाह की जिंदगी में कोई था? क्या आर्यमन को इससे कोई फर्क पड़ेगा? गाइस, एपिसोड अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।